हेलो बच्चों, कैसे हो? हो सब बढ़िया ना? ऑल गुड। चलो, आज हम लोग सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के बारे में बात करेंगे। अपनी हम लोग बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग सोशली डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन की बात करेंगे। ठीक। अच्छा, समाज का कुछ तबका ऐसा होता है जिस पर हम बात तो ज़रूर करते हैं, पर उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। और वो तबका जो है सामान्य स्तर से, सामान्य लोगों के स्तर से, जो सरकार के द्वारा निर्धारित पैमाना है, उस पैमाने के अकॉर्डिंगली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। जो ये पीछे रहने के कारण हैं, वो या तो उनको उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो अवसर है ग्रोथ करने के वो प्रॉपर नहीं, वो अवेल कर पा रहे हैं, और समुचित रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। तो ऐसे लोगों को हम लोग वंचित या अपवंचन कहते हैं। ठीक, ऐसी जो कैटेगरी में इसमें आएंगे उनको हम लोग अपवंचन कहते हैं। कुछ लोगों ने परिभाषाएं भी दी हैं। अभी एक परिभाषा जैसे पोलमैन के हिसाब से है कि वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या विलगाव की ओर संकेत करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये जो वंचित शब्द है, इससे पूरी दुनिया में लोग प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भारत में सिर्फ छुआछूत था, भारत में ही बस बैकवर्ड लोग हैं, या भारत में ही वो मानसिकता है कि इंसान को इंसान अपने योग्य नहीं समझ पाता है या अपने स्तर का नहीं समझता। ये पूरे विश्व में व्याप्त महामारी है जिसको कि दूर करना है। देखो, जो परिभाषा हमने तुम्हें बताई वो भी किसी भारतीय की परिभाषा नहीं थी, वो पोलमैन की परिभाषा थी और उन्होंने इसके बारे में ऐसा किया। ठीक। अब पहले वाले समय में क्या होता था, जो शासन सत्ता होती थी वो प्रजा के गरीब तबकों का शोषण करती थी। अब शासन सत्ता हमेशा से किसी एक वर्ग के पास ही रही है। बाकी के वर्ग जो सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए, वो जो सेवक के रूप में स्थापित कर पा रहे होते थे, वही ज़्यादातर इस ग्रुप के मेंबर्स कहलाते हैं। मतलब वंचित वर्ग में वही आते हैं। अच्छा, अपवंचन का आधार क्या है? मतलब किस आधार पे हम अपवंचन को डिफ़ाइन करेंगे, या किस आधार पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अपवंचन की ये बेस हैं। तो सबसे पहला बेस जो होता है वो जेंडर होता है। ठीक। दूसरे नंबर पे कास्ट है, तीसरे नंबर पे एरिया है, और चौथे नंबर पे डिसेबल्ड पीपल के आधार पर, मतलब जिनके पास किसी तरीके की कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता है, उसके आधार पे वंचित घोषित करते हैं उनको। सबसे पहली बात जो हमने कही कि जेंडर के आधार पर, तो देखो, अभी से कुछ समय पहले तक हमारे समाज में जेंडर दो भागों में विभाजित था, स्त्री और पुरुष। ठीक। लेकिन अब तो जेंडर तीन पार्ट में विभाजित है, और वो है स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर, तृतीय जो जेंडर ग्रुप है वो। अब भारत में ज़्यादातर समय पितृसत्तात्मक रहा है, तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति कभी भी इक्वल लेवल पे तो नहीं रही है पुरुषों के। हाँ, जो हमारी अपनी संस्कृति थी, जब उसमें कोई मिलावट नहीं थी, बाहरी आक्रांता नहीं आए थे, तब भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति लगभग बराबर के जैसी थी और सुदृढ़ थी। लेकिन जब भारत में विदेशी आक्रांता आने लगी, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए,
तो इन लोगों के आने के बाद देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। ठीक है, कुछ युक्तियां हैं ऋग्वेद में भी कभी कभी कही गई हैं, उनको हम लोग देखें तो उसमें भी बताया जाता है कि ऋग्वेद के लिखने के समय से ही थोड़ा स्थिति उनकी कम हो रही थी। मैत्री संहिता में महिलाओं को एब्यूज़ वर्ड में इस्तेमाल किया गया उनके लिए, जैसे कि उनको कहा गया कि वो झूठ के अवतार हैं, ऐसे करके। मतलब उस काल में भी महिलाओं के बारे में उचित व्याख्या नहीं थी। मध्यकाल में तो दुर्गति ही थी, ये तुम्हें पता है। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी वही व्यवस्था, और आज की स्थिति में भी जो डिप्राइव्ड कैटेगरी है वो विमेंस की ज़्यादा है। ठीक है, किसी भी इसका रीज़न इट मे बी कि बायोलॉजिकली विमेंस आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका डिसीज़न मेकिंग इनकी बहुत सही होती है। इसलिए अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 19 में महिलाओं को ये अधिकार दिया गया कि वो देश के किसी भी हिस्से में देश के नागरिक के रूप में स्वतंत्र रूप से आ जा सकती हैं, रह सकती हैं, और जो काम कोई पुरुष कर रहा है वो काम महिलाएं भी कर सकती हैं। ठीक, संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट्स होते रहे, जैसे अनुच्छेद 23 है, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए है, उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का आधार प्रदान करने के लिए है। 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम बना, जिसके अनुसार महिला घर पर किसी भी तरीके का अगर महिला पर कोई अत्याचार हो रहा है, शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो FIR लिख सकती है, लिखवा सकती है। और अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समान कार्य समान वेतन, जितना पुरुष को काम करने पर वेतन मिलता है उतना ही काम करने पर उतना ही वेतन महिलाओं को भी मिलेगा। ठीक है, और 21 और 22 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जीने का अधिकार, यानी मौलिक अधिकार है, अपनी इज्जत और मर्यादा के साथ में गरिमा युक्त जीवन व्यतीत करना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया। सरकार अपनी तरफ से ये जो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर डिप्रेवेशन है उसके बारे में काम कर रही है। ठीक है, तो महिला और पुरुष की बात हो गई। एक वर्ग जो है उसके बारे, उसको हमने जीवित ही नहीं माना, उसको हमने धरती की संख्या के रूप में ही नहीं गिना, और वो वर्ग है थर्ड जेंडर, जो सदियों से हमारे साथ में रहा है। शिखंडी महाराज थे, है ना, और बृहन्नला का रूप में अर्जुन ने काम किया। ये जो सारे हैं, इनका हम लोग, हमारी संस्कृति में इन सब के लिए स्थान था। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग विदेशी आक्रांताओं के जाल में फंसे, उनके कुचक्र में फंसे, उनके शोषण में फंसे, तो ये धीरे धीरे ये जेंडर एक किनारे होता चला गया। इस जनगणना में भी नहीं था, 2014 या मेरे ख्याल से 2014 है, उसमें इनको नागरिकता का अधिकार मिला है। तो ये तो बहुत ही पीछे हैं, इनको भी समान लाने के लिए हमें कार्य करना होगा। ये तो जेंडर के आधार पर डिप्रिवेशन हुआ। अब हम देखते हैं कि कास्ट के आधार पे, कि जन का मतलब है कि एक एरिया में एक जैसे कार्य करने वाले लोगों का समूह। जन से जाति निकली है, जन धन इति, तो इसको कहते थे जनी। जनी का अर्थ होता था कि जो एक समुदाय है 20, 22, 30 किलोमीटर के या 30 मील के एरिया में रह रहा है, उसका अपना सब एक जैसा भरण पोषण का कार्य होता था। उसको हम लोग धीरे धीरे समय अंतराल में वो जन से जाति हो गई। ठीक है, धार्मिक संस्कार,
सांस्कृतिक संस्कार, आर्थिक स्थिति, उनका जो प्रोफेशन था, राजनीतिक स्थिति के आधार पर ये जाति की गणना पहले होती थी, परंतु अब जन्म के आधार पर होती है। ठीक, अच्छा, जन्म के आधार पर ये सबसे पहले ये जाने कि समाज में किन्हीं दो जातियों का पूर्ण रूप से वर्चस्व था, एक जिसके हाथ में शस्त्र था और दूसरा जिसके हाथ में विद्या थी, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण। चूँकि जिसके हाथ में विद्या थी उसको हम अभी भी आज की तारीख में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उसका लेवल, सोशल लेवल की हम बात कर रहे हैं तो वो सामान्य जनों से ऊपर ही होता है। इसके बाद कैटेगरी आई जो व्यापार करते थे, उसके बाद आई जो साफ़ सफाई का काम करते थे, ऐसे ऐसे करके कैटेगरी बनती चली गई। और जो ये अस्पृश्य शब्द है, वंचित शब्द उसी के लिए है कि आप छुआछूत का प्रादुर्भाव हुआ, समय काल में जो धर्म था उसने विकृत रूप ले लिया। ऐसा कभी भी नहीं रहा कि हम बात करें कि हमारे यहाँ पे छुआछूत रहा है। ये समय काल के हिसाब से लोग अपने आप को सुरक्षित करने लगे, अपने आप को बाहरी आक्रांताओं के से बचने के प्रयास में हम सब अपने ही लोगों से बचने लगे। तो ये उसका एक मेन रीज़न है जिसके पीछे बात कर सकते हैं हम कि ऐसा हुआ है, और बिल्कुल हुआ है, हो रहा है। इस पे अभी हमको काम करना होगा। फिर तीसरा आधार जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो जैसे किसी क्षेत्र के लोग समाज की मुख्य धारा में रहते हैं या किसी क्षेत्र के लोग समाज की मुख्य धारा से वंचित होते हैं। जो पिछड़ा शब्द है वो शूद्र के लिए इस्तेमाल किया गया, अन्य पिछड़ा शब्द, मतलब इसको हम ओबीसी के रूप में इंगित करते हैं। बाबा साहब ने इसको डिफ़ाइन किया था समाज के, ये जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के रूप में पहचानी जाती है। और भी जातियाँ कि हायर कास्ट है, पिछड़ी जाती हैं, इनके बीच में भी बहुत सारी जातियाँ आती हैं, बहुत ढेर सारी आती हैं, एकदम पिछड़ी और एकदम उच्च। उसके बीच में जो उच्च और पिछड़ी के नियर बाई हैं उनको अन्य पिछड़ा वर्ग कह दिया गया। ऐसे करके मतलब जातियों का आधार, हम बिल्कुल भी इस आधार को अपने हिस्से से बात करें तो हम नहीं मान सकते हैं कि आप ऐसे पिछड़ापन अन्य जातियों का करके करें। वैसे अभी हमारा समाज, हमारे भारतीय समाज में इस तरीके की सारी प्रवृत्तियां हैं और रिज़र्वेशन भी इसीलिए है। तो अगर किसी बच्चे को रिज़र्वेशन पे आपत्ति हो तो ये बात को समझे कि रिज़र्वेशन इसलिए है कि जो पिछड़ा वर्ग था, जिसको कभी बहुत सुविधाएं नहीं मिल पाई, वो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी कम है, उसको हमारे स्तर पे लाने के लिए, सामान्य स्तर पे लाने के लिए थोड़ा सपोर्ट तो बनता है। पर थोड़ा ही सपोर्ट बनता है, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट फिर जीवन पर्यंत या सदियों शताब्दियों तक चलता रहे। उस पर भी हमें काम करना चाहिए। अच्छा, जो एक्चुअली हम मान सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग माने जिसको, वो है जो डिसेबिलिटी के आधार पर होता है। जब भी हम इतिहास का पन्ना उठाएं, मुग़ल शासन से लेके अब तक, तो जो अक्षम होते थे उनको अपराधी ही मानते थे कि अक्षम व्यक्तियों के माता पिता अपने आप को हीन मानते थे। हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में अष्टावक्र जो थे, इतने बड़े विद्वान थे, जो राजा जनक को गीता का ज्ञान दिया जिन्होंने, वो थे। परंतु ये समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली इनको भी हम लोगों ने अक्षम की श्रेणी में डाला। और आज की तारीख में हम देखें, बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं बच्चों को है सपोर्ट की। इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये किन्हीं न किसी दैवी आपदा के शिकार हैं, तो इनका हम अपना सहायतार्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी कि 4 प्रकार के आधार हैं जिनके आधार पे हम सामाजिक रूप से
पिछड़ापन पता कर सकते हैं बेसिस से ही, बेसिस ऑफ डिप्रिवेशन, 4 तरीके के। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों का अर्थ क्या है। सबसे पहला है कि सांस्कृतिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, सुविधाओं से रहित, वंचित, निम्न वर्ग या स्वनिम्न सामाजिक आर्थिक समूह जैसे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। ठीक है। सामाजिक रूप से वंचित वो व्यक्ति हैं जो पक्षपात या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का सामना कर रहे हैं, नस्ली पूर्वाग्रह का सामना कर रहे हैं, उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिला आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस वर्ग के से संबंधित जो बच्चे हैं उनको हम लोग सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, या इनको सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के रूप में इन्हें हम कहते हैं। ठीक है। ऐसे बच्चे पॉवर्टी, इलिटरेसी, परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति, निम्न सामाजिक स्थिति के कारण वंचित स्थिति में आते हैं। ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर होते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कितने तरीके से हो सकते हैं सामाजिक रूप से कमज़ोर बच्चे, किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक समूह के बच्चे होंगे। ये जो सड़क पे बच्चे होते हैं ना, कूड़ा बीनते हैं, काम इनको हम पढ़ाते हैं। 2-4 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो 2 ही 4 हैं। अगर 40 बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 बच्चा ऐसा निकला है जिसको कि हम स्कूल भेज पा रहे हैं। बाकी सब बस आते हैं, ऐसे ही करके चले जाते हैं, सिंसियर नहीं है। फिर भी सड़क वाले बच्चे, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं, वो बच्चे, किसी भी तरीके की पारिवारिक प्रताड़ना से, किन्हीं कारणों से ग्रसित बच्चे, और वो बच्चे जो खो जाते हैं, जिनसे बाद में अपराध कराया जाता है, वो बच्चे भी सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे बेटा, जिससे कि हम इसको अपलोड कर सकें और तुम प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ सको। अब इसके बाद में जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति, इनका क्या अर्थ है, ये सब हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। जो अगला हम लोग का नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी तो हमें लगता है कि इतना इनफ है, अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तुम इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना और फिर हमें बताना। ठीक है।